नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग कल लोकतंत्र का जो विशेषता है वहाँ तक हम लोग स्टडी किया था, और लोकतंत्र की विशेषता 4 प्रकार का जो विशेषता है जिसको हम लोगों ने समझा था। उसके बाद जो हमें पढ़ना है परिभाषाओं का सारांश। परिभाषाओं का सारांश हम लोग यहाँ से करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से मेंस का सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। पीटी और मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो परिभाषाओं का सारांश हम लोग देखेंगे। इसके पहले अगर बात करें तो हम लोगों ने ये समझा कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने देखा। लोकतंत्र की कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद लोकतंत्र की जो विशेषता है, लोकतंत्र के 4 प्रकार की विशेषताओं का जो वर्णन था, यहाँ पे हम लोगों ने इसका डिस्कशन भी किया। उसके बाद है परिभाषाओं का सारांश की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए, कहता है कि आइए अब तक हुई चर्चा को समेटे। हमने लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि लोकतंत्र, आप ही यहाँ पे एक लोकतंत्र की परिभाषा के तौर पे देख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। और लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत उदाहरण जो आपने देखा, अब्राहम लिंकन का, यहाँ पे एकदम सटीक बैठता है। कहता है कि हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को, देखिए यहाँ से आप लोग, लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसला करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। यही तो लोकतंत्र की एक बेहतरीन जो मॉडल कहा जाता है, यही तो है। यहाँ लोगों के द्वारा शासक चुने जाते हैं और यही जो आपके फैसले का जो निर्णय करते हैं, इन्हीं को लेना होता है। नेक्स्ट कहता है कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इनके विकल्प उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट कहता है कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। जैसे देखते होंगे आप, भारत में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में। अगर इसके हम लोग विपरीत अगर अमेरिका में देखेंगे तो मात्र 2 ही पार्टियां हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ पे 2 पार्टियां हैं। अगर आपके पड़ोसी कंट्रीज जो चाइना है, वहाँ पे 1 ही पार्टियां है। लेकिन भारत में अगर देखेंगे तो यहाँ पे पार्टियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। राष्ट्रीय पार्टियाँ, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियाँ, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टियाँ हैं जिन्होंने अपना पार्टियों का निर्माण कर लिया। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो इतनी सारी पार्टियां हैं कि इन पार्टियों को 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। हालांकि वर्तमान में जिस तरह से कंडीशन पैदा हो रही है, उस तरह से एक साइड में एनडीए हो जाता है और दूसरे साइड में इंडिया हो जाता है। हालांकि ये बात कही जाती है कि तीसरा मोर्चा भी उभर के सामने आएगा, जो बहुत ही मजबूत जनाधार के साथ आने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम लोग जो तीसरी मोर्चा है उसको अगर छोड़ के बात करें तो यहाँ भी 2 गठबंधनीय, मतलब समझिए कि दल दिखाई देंगे। एक हो जाता है एनडीए और दूसरा हो जाता है इंडिया। तो यही कहता है कि अगर इतने सारे विकल्प उपलब्ध है भारत में या इस लोकतंत्र में कि जनता जिसे चाहे उसे अपना शासक बना सकती है, इतना अधिकार तो लोगों के पास है। और ये जो अधिकार है लोगों के पास, यही लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता मानी जाती है।
शासकों को बदलने का अधिकार जो है ये बहुत बड़ी अधिकार है, और शासकों को बदलने का अधिकार जब जनता को प्राप्त होती है तो वहाँ पे जनता की शक्तियाँ शासकों से ज़्यादा हो जाती है। कहता है कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि मात्र कुछ ही लोगों को, मात्र मुट्ठी भर लोगों को ही इसका अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा होगा इसके पहले, एक वोट और उसी की जो कीमत है सबका बराबर है। चाहे अंतिम पायदान पे खड़ा वो आदमी हो, चाहे इस देश का सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो दोनों की कीमत वोट की बराबर ही है। समान रूप से, राजनैतिक रूप से वो दोनों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं और दोनों में कोई असमानता नहीं होता। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों, जब सरकार कोई शासक या जैसे आप सरकार कोई भी आदमी बनाता है, उसको हर काम संविधान के दायरे में होकर के ही करना पड़ता है। और दूसरी बात अगर कह दिया जाए तो जो आपको संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो प्राप्त है, मौलिक अधिकार जो आपको प्राप्त है, नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है, उसके दायरे में होकर के ही सरकार काम करती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। बाहर अगर जाती है तो सरकार को लोगों के द्वारा सबक सिखाने का अधिकार प्राप्त है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करती है। हम लोग अगला देखते हैं। जब आप अगर यहाँ तक समझ गए, अगर आप यहाँ तक पढ़ लिए, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो उदाहरण है, इस उदाहरणों को अच्छे तरीके से समझते होंगे। कोशिश करिए हर एक उदाहरण दूसरे से मेल मिलाप करने का, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। जैसे में यहाँ पे देखिए, कहता है कि लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमने लोकतंत्र की जो विशेषता पढ़ा, लोकतंत्र का जो परिभाषा देखा हम लोगों ने, और लोकतंत्र का कितना एक जो टाइप होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है, क्या हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं? अगर चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो एक उदाहरण है किस विशेषताओं के साथ वो अटैच करता है। जैसे में भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सवाल पर काम करेंगे। इसमें कौन सा हो सकता है? कानून का शासन हो सकता है, अधिकारों का सम्मान हो सकता है कि व्यक्ति एक वोट एक मोल हो सकता है, या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला हो सकता है, या चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना होता है। आप जरूर कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट है कि भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। विशेषता पूछता है कि बताइए इसमें कौन सा होगा। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे। अगर आप इसे अच्छे तरह से समझते हैं तो आपके लिए इसका मेल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं अपना। देखिए, लोकतंत्र ही क्यों? एक बात समझने वाली बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ादी के बाद, जैसे इसके पहले हम लोग चलते हैं, 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगर भारत में 1857 की क्रांति भारतीय अगर जीत जाता तो क्या लगता है इस लोकतंत्र को आने में और 100 साल लग जाता।
लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर 1857 की क्रांति अगर भारत के पक्ष में चला जाता तो फिर से जो राजा थे, जो जमींदार थे, वो फिर से मध्ययुगीन जो शासन प्रणाली थी, जो व्यवस्था थे, उसी को स्थापित कर देते। आधुनिक मान्यताओं का जो सरोकार था, आधुनिक मान्यता जो हमारे भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाई जा रही थी, वो इतना जल्दी लागू नहीं होता। लेकिन देश जब अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम हुआ तो भारत के क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे, उनका प्रमुख उद्देश्य ही था लोकतंत्र की स्थापना करना। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने बहुत ही खूबसूरत मॉडल को हमारे संविधान के रचनाकारों ने अपनाया, लोकतंत्र। लेकिन सवाल ये भी तो बनता है, देश के आज़ाद होने के बाद बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने ये सोचा कि हम अपने देश में कौन सा मॉडल को लागू करें। जैसे 1948 में आपका चीन भी आज़ाद हुआ, अमेरिका भी आज़ाद हुआ। इस तरीके से बहुत ऐसे कंट्री हैं जो अपनी आज़ादी ब्रिटिश हुकूमत से पाई और उन्होंने अपने पसंद से मॉडल को अपनाया। लेकिन ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे प्रचलित जो मॉडल था, जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मॉडल था। ये शासन प्रणाली का और लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश के रक्षा और समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी था एक लोकतंत्र को स्थापित करना। हम लोग देखते हैं एक चाइना में भी लोकतंत्र है, वो भी अपने आप को हामी भरता है कि हम भी दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश हैं। आपका पड़ोसी कंट्री भी है पाकिस्तान, वो भी कहता है कि हम दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश हैं। और इस तरीके से अमेरिका भी कहता है और इस तरीके से भारत भी कहता है। लोकतंत्र की जो विशेषता होती है, ये विशेषता ही खास बनाता है। लोकतंत्र का जो स्वरूप होता है, जो उसका रूप होता है, जो अपना उसका रूप होता है, वही उसको खास बनाता है। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र ही क्यों, और भी तो मॉडल था। जब हम लोग कभी कभी मार्केट में मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो हम अपने पसंद से, या कोई ना कोई पसंद बताता है कि भाई वीवो का ले लो, या रियलमी का ले लो, या एप्पल का ले लो। कोई मोबाइल जो मॉडल है हम लोग पसंद करते हैं, वो हमारी मर्जी होती है, उसे हम पसंद करते हैं। तो फिर हमारे भारत में कौन ऐसी शासन प्रणाली थी, या दुनिया में कौन ऐसा शासन प्रणाली था जिसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे थे? तो यहाँ पे हम लोग चर्चा देखेंगे दो चार लोगों के बीच में, और चर्चा से ये पता चलेगा कि किस टाइप की शासन प्रणाली हम चाहते थे। कहता है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। योलांदा क्या कहते हैं, योलांदा क्या कहते हैं, इस चीज़ को देखिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। हम लोग देखेंगे 1688 के बाद जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, तो पहली बार आधुनिक जो समाज था वो पहली बार ब्रिटेन में ही लोकतंत्र की स्थापना कर दिया। उसकी प्रेरणा के बाद ही बहुत सारे, जैसे अमेरिकी क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है, उन कंट्रियों में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इस लोकतंत्र की जो परिभाषा था, लोकतंत्र का एक जो मॉडल था, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रचलित मॉडल थी।
जो लोग मध्ययुगीन व्यवस्थाओं में भी जीते थे, वो लोग भी लोकतंत्र की तरफ रुख कर गए। हालांकि अगर देखा जाए तो अपवाद स्वरूप जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं, नेपाल प्रजातांत्रिक कंट्री था, राजतंत्र था, और धीरे धीरे वो भी रुख करने लगा लोकतंत्र की तरफ। अगर आप म्यांमार की बात करेंगे तो वहाँ पे तानाशाही थी, सैनिक शासन था, लेकिन जैसे जैसे डेवलप होने लगा वो भी लोकतंत्र की तरफ रुख कर गया। लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र, दुनिया के सभी लोगों को ये बात पता है कि लोकतंत्र होने का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र में लोगों की जो अधिकार होता है, जो समानता स्वतंत्रता होता है, जो उनका अधिकार होता है, जो निष्पक्ष न्याय होता है, वो सर्वोपरि हो जाता है। अब सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। जैसे आप बचपन से ही हम लोगों ने पढ़ा था अब्राहम लिंकन के बारे में, और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की तो बड़ा ही खूबसूरत परिभाषा दिया था। लोकतंत्र की सबसे सटीक और सबसे खूबसूरत परिभाषा उन्होंने दिया, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। तो ये बहुत ही खूबसूरत उनका उदाहरण था, और बाद में इसी के लिए इतना फेमस हो गए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। हालांकि लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा दिया उन्होंने। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता? देखिए आप लोग, क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तो यांग दोंगा के जो मित्र हैं तांगकीनी, उन्होंने क्या जवाब दिया? लेकिन लिंगदोह मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो? एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कि दुनिया में बहुत ऐसे दार्शनिक हुए, बहुत ऐसे फिलोसोफर हुए, और बहुत ऐसे संत हुए जिन्होंने ये बात कहा था कि जब मैं कुछ कहता हूँ तो उसे आंख बंद करके मान मत लेना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। यहाँ तक कि बुद्ध भी यही बात कहते थे। कभी कभी बुद्ध भी ये बात कहते थे और कहते थे कि मैं जो कहता हूँ, कम से कम तुम्हारे पास दिमाग तो है, इसे तर्क की कसौटी पर कशो, अगर खरा उतरता है तब उसे मानो, सही मानो या गलत मानो। कम से कम बुद्धि का इस्तेमाल तो करना चाहिए। और साइंस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से, सही ढंग से अगर करे तो दुनिया के किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। कंपटीशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता, लेकिन सही तरीके से, सही रणनीति से पढ़ा गया कोई भी चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अगर ज़िंदगी में कोई रणनीति नहीं है, और लक्ष्य के प्रति आपका कोई कहे तो अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो फिर मुश्किल हो जाता है। कहता है कि बाकी सभी ने उसे मान लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो? जैसे अगर आप देखेंगे हमारे भारत में पूजा पाठ बहुत होता है। यहाँ पे अगर कहें तो भारत की आधी से कहीं ज़्यादा आबादी जो सबसे कमज़ोर तबके का है, जो सबसे मजदूर लोग जो हैं, सबसे वंचित समाज में है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब है। उनकी ज़िंदगी और गुजारा राशनों पे चलती है, सरकारी मुफ्त में जो देती है उस पे उनकी गुजारा चलती है। लेकिन धर्म के नाम पे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अगर हम लोग मार्क्स के थॉट को देखें तो फिर ये जो समाज जो है एक तरफ जिस तरीके से चलती है, अगर इस दृष्टिकोण से बात करें तो क्या गलत रास्ते पर नहीं जाती है? थोड़ा सा एक बात करते हैं।
राजनीति और समाज दोनों एक दूसरे का पैरेलल होता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि राजनीति में जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, भाषा का, जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है, उसका फ़ायदा राजनीति पार्टियां भी उठाती हैं। आगे चल के इसके बारे में भी चर्चा होगी, क्योंकि मेंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कहता है कि उसे मान लिया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जेनी का क्या जवाब है कि हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। आप देखिए, चर्चा को समझिए, कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। अगर इस चर्चा को आप समझते हैं अच्छे तरीके से, तब आपको लोकतंत्र की बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाए कि आखिर लोकतंत्र क्यों। और भी मॉडल तो था हमारे देश के लिए, हम और चीज़ को भी अपना सकते थे। अब यहाँ पे देखिए, ये चर्चा बहुत ही शानदार है आपके लिए। रिबियांग क्या कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? आपने इसका जवाब देखा कि हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। फिर रिबियांग क्या कहते हैं कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? अब देखिए, और भी है, बहुत अच्छा आपको डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा। फिर जेनी जो है वो क्या कहती हैं, जो भी हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, उन्होंने कहा, जेनी ने कहा, जो भी हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, पुराने ज़माने की बात मैं कह रहा हूँ, जैसे आधुनिक काल की बात थी या प्राचीन भारत की बात थी, वहाँ पे कौन राजा बनता है जनता को कोई मतलब नहीं था। क्या फ़र्क पड़ता है? जब लोकतंत्र को आपने अपनाया तो फ़र्क पड़ता है। जब आपने लोकतंत्र को अपनाया तब फ़र्क पड़ता है। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे या मध्ययुगीन जो राजनीति व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पे जनता को कोई मतलब नहीं होता है कौन राजा बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं था। लेकिन लोकतंत्र में जनता उसका रीढ़ होता है, जनता सब कुछ होता है। तो यहाँ पे कहता है क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता। यहाँ पे देखिए इनका डिस्कशन है। जेनी ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? ये भी बात तो सही है, ये भी बात, उसका भी जो तर्क था यहाँ पे वो भी बात सही है। पाइमोन का क्या जवाब होता है ये देखिए। तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? कहता है तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? आगे देखिए, रोज का कहना है कि पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। मजबूत नेता की, जैसे में अगर आपने चाइना का राजनीति व्यवस्था अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कम्युनिस्ट पार्टी, देखिएगा। पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो। देश के हित में जो कुछ ज़रूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये रोज का कहना था। ऐसे भी तो है, ऐसे भी तो है। आपका पड़ोसी कंट्री की अगर बात कर दिया जाए तो चाइना में आपको बिल्कुल इसी तरह से लोकतंत्र दिखता है।
वहाँ पे एक व्यक्ति का, एक पार्टी का सबसे ज़्यादा वर्चस्व होता है और उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। वहाँ पे जो चाहे वो कर सकता है। यही वजह तो है कि चाइना भी अपने आप को लोकतंत्र कहता है, लेकिन वहाँ पे शक्तियाँ जो होता है सबसे ज़्यादा एक शासक में आकर के सिमट जाता है और वहाँ रहने वाले लोगों की जो शक्तियाँ हैं उस शासक के प्रति बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, जो कोरोना समय की बात थी, बहुत ऐसे टर्म ऑफ कंडीशन थे जिसको वहाँ की सरकार चुटकियों में मिटा दिया, पता भी नहीं चला। लोगों को पूछने का भी अधिकार नहीं है। भारत की लोकतंत्र में तो लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर देते हैं, सरकार से सवाल पूछा जाता है। अमेरिका में तो सरकार जनता के सामने झुक जाती है और जनता के निर्णय ही वहाँ पे ज़्यादा मान्य हो जाते हैं। यही तो वजह है कि पूरी दुनिया में जो मानवाधिकार जो अमेरिका के लोगों को प्राप्त है वो किसी भी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता। वहाँ के प्रेसिडेंट को बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो करने के पहले जनता से राय लेना पड़ता है, उनका भी दृष्टिकोण का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार आवाज़ लगा दी कि लॉकडाउन लागू तो लागू, कोई जनता कुछ पूछ नहीं सकती। लेकिन अमेरिका में ऐसा लगाया तो सरकार के सामने बहुत सारी समस्या खड़ा हो गया। उसको ऐसा लगा कि मानव के अधिकारों को यहाँ पे सीमित किया जा रहा है और जिसके वजह से सरकार के फैसले को वहाँ की जनता नहीं मानी। हालांकि इसका खामियाजा वहाँ के जनता को भुगतना पड़ा था, क्योंकि यह बीमारी जो थी ये अधिकतर समझिए कि भीड़ भाड़ में फैलती है, जिसके वजह से कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना से मरने वालों की संख्या अमेरिका में ही थी। हालांकि ये भी बात ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री से इसकी शुरुआत हुआ था वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा मरे, लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ की मीडिया ये लीक को मतलब खबर बाहर ही नहीं आया। यही चीज़ें कहता है यहाँ पे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वो सारी शक्तियाँ हो और वो स्वतंत्र हो हर काम करने के लिए, तो ऐसा तो सरकार हमने देखा बगल में पड़ोसी जो कंट्री है। फिर देखिए आगे क्या कहता है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कोई पीछे से चिल्लाया, ठीक है, कोई पीछे से चिल्लाया और कहा इसी को तानाशाही कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को तानाशाही करते हैं। तानाशाही के पीछे क्या होता है कि लोकतांत्रिक कंट्री होने के बावजूद भी जब सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में सिमट के रह जाती हैं तो वहाँ पे लोगों का जो शक्ति है कम हो जाता है और सरकार की शक्तियां ज़्यादा होती है, जिसके वजह से सरकार निरंकुश हो जाता है और तानाशाह हो जाता है। यही तो बात कहने को यहाँ पे कहा जा रहा है। दो ही कहती हैं कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा, अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब क्या होगा। रोज का सवाल जवाब है, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूं। क्या ऐसे लोगों में तानाशाही नहीं होता? ऐसे ही लोगों में तो तानाशाही होता है। ऐसे ही लोग तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, ऐसे लोग ही तो भाई भतीजावाद करते हैं। क्या होता है? सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत, दो ही का जवाब देखिए। यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। जैसे आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो शासन लुई सुलावा का भी अच्छा था, बट उसने कहा था धीरे धीरे जब सारी शक्तियाँ उसमें सिमट के रह गई तब वो ज़्यादा अहंकारी हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा निरंकुश हो गया
और उसने कहा भी कि मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा तो उसको सजाए मौत भी दिया जा सकता है। यानी कि आपको सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार नहीं है। और यही वजह था कि फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हो गई, जहाँ पे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे जो आदर्श थे इसको स्थापित किया गया। और ये जो आदर्श थे फ्रांसीसी क्रांति की ही जो देन थी, जो हम प्रस्तावना में देखते हैं, उसी के आदर्श को हम लोगों ने इसे अपनाया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यहाँ पे देखिए कहता है कि यह ठीक नहीं, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। ये भी बात सही है। कभी कभी लोकतंत्र भी अपने पथ से भटक जाता है, अपने मार्ग को खो देता है। और जो सरकार को बहुमत मिलती है, चाहे किसी भी माध्यम से बहुमत जुटा ले, और ये बहुमत बार बार किसी षड्यंत्र से अगर वो जीतने लगे, तो वो शासक और वो जो साम्राज्य होता है वो तानाशाही की तरफ झुक जाता है। उसमें भ्रष्टाचार आ जाती है, उसमें निरंकुशता आ जाता है, उसमें तानाशाही आ जाती है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा लोगों के साथ होता है। वो सबसे ज़्यादा खतरा उस देश के साथ होता है, और सबसे ज़्यादा खामियाजा वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ होता है। बहुत ही सारा भेद विवाद होने लगता है। देश में रहने वाले जितने भी कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो सारे अधिकारों से महरूम कर दिए गए जो समाज हैं, जो हज़ारों वर्षों से सताए गए जो समाज हैं, उनकी हित की बात नहीं होती। सरकार जो चाहती है, जैसा फैसला चाहती है, वही करती है। एक तरफा बहुमत भी बहुत ही खतरनाक होता है लोकतंत्र के लिए। कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर कहता है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होता है। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। ये भी बात सही है। जब तक 5 साल बीत नहीं जाता, जब तक दूसरा पर्सनालिटी वहाँ के लिए आ नहीं पाता, तब तक आप उसे चाहे जितना भी जोर लगा लीजिए, उसे आप हटा नहीं सकते। क्योंकि आपको जब बनाने का अधिकार नहीं है, तो हटाने का भी अधिकार आपको नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे इसी को। अब यहाँ पे देखिएगा, मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि यहाँ पे लोगों को, जो बच्चे अपने में डिस्कशन कर रहे थे लोकतंत्र पे, लोकतंत्र की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पे बात कर रहे थे, लोकतंत्र के जिस मॉडल पे बात कर रहे थे, उस मॉडल को बच्चे अच्छे तरीके से समझने लगे थे। और यही वजह था कि वहाँ पे जो टीचर बैठी थी, उनको इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती, या आपको अपनी बात कहने के लिए सज़ा दी होती, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? चीज़ों को समझिए। हम भारत में लोकतंत्र को अपनाया, और यही वजह था कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसे ये अधिकार प्राप्त है। सभी लोगों को ये अधिकार प्राप्त है अपने हक और अधिकार की बात को करना।
सरकार के सामने खड़े होकर के अपने अधिकारों को जताना, किसी भी विषय पे डिस्कशन करना और सरकार की खामियां, चाहे उसकी बुराइयां हो चाहे अच्छाइयां हो, उसको खुले तौर पे बात करना। ये सब अधिकार आपको लोकतंत्र में ही तो मिलता है। ये सब अधिकार आपको लोकतंत्र में ही मिलता है, लेकिन जहाँ पे तानाशाही हो वहाँ पे आपको हिम्मत भी नहीं करेगा कि सरकार के खिलाफ एक शब्द बोले। जहाँ लोकतंत्र न हो, क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। यहाँ पे जो पॉइंट है हम लोगों के सामने, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ ये अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं, जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे में देखिए आप लोग, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ये भी ठीक है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लेकिन लोकतंत्र में अगर नेता न बदले तो फिर निरंकुशता और तानाशाही भर जाती है, भ्रष्टाचार हो जाता है। होता है कभी कभी इस तरह से। फिर कहा जा रहा है लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ और सत्ता का खेल है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। हर पार्टी, जैसे कभी कभी आप देखते हैं जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे हर पार्टियाँ अपना वोट बैंक बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी वादे इरादे करती है। ये भूल जाती है कि कल हो कर के जब मेरी सरकार बनेगी तो क्या मैं इस वादा को निभा पाऊँगा। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान की सरकार में बहुत सारी चीज़ें थी। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की संख्या है। टारगेट सरकार ने इनको किया और विकास का मुद्दा सर्वोपरि रहा। लेकिन वादा तो हुआ था कि विकास की काम करेंगे, नौकरियां देंगे, रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, गरीबी को ख़त्म करेंगे, काला धन लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वादा इरादा हुआ। लेकिन सरकार जब बनी तो इस बात पे खरा नहीं उतरी। यहाँ पे कहता है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। और बाद में उन्हीं की सरकार ने ये कहा कि सिर्फ जो वादा किया जाता है उसे निभाया नहीं जाता। ये बताइए, नैतिकता सब गायब। जिस नैतिकता का पाठ भारत के लोगों ने पढ़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के बारे में जागरूक भी अभी भारत का समाज नहीं है। और यही वजह होता है कि बहुत सारे ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स होते हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसके झांसे में जनता आ जाती है। और जनता आने के पीछे कारण है जाति के मुद्दे को लेकर के, क्षेत्र के मुद्दे को लेकर के, भाषा के मुद्दे को लेकर के और धर्म के मुद्दे को लेकर के भावनात्मक रूप से उसे समझिए कि आंदोलित किया जाता है, जिसका फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं अपने हित और अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ पे नैतिकता नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। हाँ, कोई पार्टियां ऐसा होता है जो इस चीज़ को दरकिनार करके चलती है। हालांकि संविधान में इस सब चीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई भी पार्टी स्वस्थ तरीके से प्रतिस्पर्धा नहीं करता तो फिर इस चुनाव आयोग के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है। लेकिन इसका परवाह कौन करता है? यही कहता है यहाँ पे कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी होती है कि जहाँ पे देखेंगे समाज पूंजीपति वर्ग की तरफ, यानी कि पूंजी की तरफ जब रुख करने लगती है तो वहाँ पे नैतिकता धीरे धीरे गौण होते जाती है, ख़त्म हो जाती है।
बहुत ऐसा चीज़ देखेंगे। जैसे समाज में जो चीज़ें नहीं दिखना चाहिए वो दिखता है, अर्थव्यवस्था में जो चीज़ें नहीं दिखना चाहिए वो दिखता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नैतिकता का परवाह नहीं होता। समाज अपना एक अलग पैमाना तय करता है, अर्थव्यवस्था भी अपना एक अलग पैमाना तय करता है। उसी तरीके से राजनीति भी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में, जाति धर्म क्षेत्र भाषा, ये सब चीज़ों में क्या हो जाती है, लिप्त हो जाती है, जिसके बाद नैतिकता का कोई परवाह नहीं होता। यहीं पे वही बात कहा जाता है, और कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ये विपक्ष में तर्क है, तो सोचिए ये किस साइड में जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। लेकिन एक बात और भी तो है, लोकतंत्र में किसी मुद्दे पर तुरंत निर्णय ले लेना ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे विपक्ष में तर्क की बात करें तो वाकई में देरी होता है, क्योंकि बहस होने में टाइम लग जाता है और अंतिम निर्णय पे पहुँचने में भी टाइम लगता है। कहा गया इस चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। यहाँ देखेंगे हम लोग, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। एक बात और भी कहा जाता है, जैसा लोग होता है वैसा ही सम्राट होता है, वैसा ही मतलब जैसे जनता होगा। अगर मानते हैं कि अगर भारत का कोई शासक अगर भ्रष्ट है तो इसका मतलब जनता वहाँ की भ्रष्ट है। अगर जनता सबसे, जैसे आप मानते हैं अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जैसे आप देखते हैं बराक ओबामा को, बहुत ही ज़्यादा अभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने के बाद जब वो उनकी पद ख़त्म हो गई उसके बाद वो बने। कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा बौद्धिक जो लोग होते हैं उनको बनाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होते हैं उनको बनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका की जनता सबसे ज़्यादा शिक्षित है, अमेरिका की जनता सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए वो फैसला इस आधार पे करती है, वो अपने तरीके से अपने तरह का शासक चुनती है। यहाँ पे कहता है कि चुने हुए नेताओं को लोगों को हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। इसके पक्ष और विपक्ष में देखना चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक आप पक्ष और विपक्ष को नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कहता है कि समान लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। अभी भी ये बात सही है। ऐसा इसलिए होता है कि लोगों को लोकतंत्र के बारे में जागरूकता नहीं है, लोगों को अपने अधिकार के बारे में प्राप्त नहीं है, लोगों को अपने अधिकार की जानकारी भी अभी तक नहीं है। और यही तो वजह होता है कि कहा जाता है कि कम से कम संविधान को एक बार पढ़ना चाहिए। अगर अमेरिका की हम लोग बात करें, जो विकसित कंट्री है, वहाँ पे लोग इतना जागरूक क्यों है? क्यों अपने अधिकारों के प्रति इतनी जागरूकता उनके पास है? और उसकी अपेक्षा अगर भारत में बात किया जाए तो भारत के लोगों के पास इतनी जागरूकता नहीं है। इसके पीछे के कारण को समझेंगे। सबसे पहली बात है शिक्षा। अगर शिक्षा की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर भारत के संविधान के रचनाकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इन्होंने ही दिया था। सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे जोर सबसे ज़्यादा दिया गया। और उन्होंने एक मूल मंत्र भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि समाज और उनका देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। और ये सब काम विकसित कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है। यही तो वजह है कि लोकतंत्र की जो विशेषता है, लोकतंत्र में आपका क्या रोल है, इस चीज़ को लोग अच्छे तरह समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जागरूकता का अभाव है भारत में।
जिसके वजह से लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। क्यों? आज भी लोगों को ये लगता है कि हमारे भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत में लोकतंत्र का मतलब और देशों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। अब दोनों चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, बहुत सारा आयाम है यहाँ पे समझने को। कहता है कि क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई है? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? कहता है कि इनमें से आप किस में से सहमत हैं? अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं, यहाँ पे समझिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। और हम भी यही बोलेंगे कि यूपीएससी फाइट करने के लिए और बीपीएससी फाइट करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक आईएएस बनने के लिए और बीपीएससी बनने के लिए कोई आपके पास जादू की छड़ी की तरह ये नहीं कर देगा। अगर आप में हिम्मत है, जुनून है, हौसला है, तब वो आप ही बनेंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे आप नहीं बन सकते। इसलिए एनसीईआरटी के अगर 5 महीने तक अच्छे से अध्ययन कर लें तो फिर आपको कंप्लीट करने में 1 साल का टाइम से कहीं ज़्यादा नहीं लगेगा। एनसीईआरटी का अध्ययन करना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना एनसीईआरटी का तैयारी करते हैं तो उनकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है इसको समझने में ही। अगर उनका एकेडमिक अच्छा नहीं है, यूनिवर्सिटी अगर अच्छा नहीं है, उन्होंने बीए और एमए अच्छे तरीके से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं किया है और विदाउट एनसीईआरटी का वो तैयारी कर रहे हैं, तो चीज़ों को समझने में ही उनका ज़िंदगी बीत जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपने रूम पे, अपने घर पे बैठ के कम से कम जब आपको यूपीएससी का तैयारी करना हो या किसी भी स्टेट लेवल का तैयारी करना है तो 5 महीने अपने घर पे पैक होकर के इसका स्टडी करिए। उसके बाद आपका प्रारंभ होता है, यहाँ से शुरुआत होता है आपके यूपीएससी का सफ़र या बीपीएससी का। तब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1, 2, 3 अटैम्प्ट में फाइनल। कहता है कि लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने में फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। इसके विपक्ष में तर्क है। जब हम लोग पक्ष इसका करेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा ये बात था। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वह सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? सवाल है आपके सामने। वह सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? ये आपकी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये विपक्ष में तर्क पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। पक्ष में तर्क तब जाकर के आपको समझ में आएगा। उसके बाद बैलेंस करने की जो बातें होती है तब आपको समझ में आएगा। तब जाकर के आपको समझ में आएगी कि लोकतंत्र में अच्छाइयाँ भी हैं या बुराइयाँ भी हैं। तब जाकर के आपका दिमाग वहाँ पे काम करेगा। कभी कभी मूल्यांकन के बारे में कैसे पता कर पाइएगा? जब तक किसी के बारे में जितना जानिएगा उतना ही ज़्यादा उसके बारे में बुराई करिएगा। अगर किसी के बारे में जान ही नहीं पाते तो क्या बुराई कर पाएंगे?
और यही है, लोकतंत्र को अगर बेहतर तरीके से जानना है तो इसकी विशेषताओं के साथ साथ इसकी खूबियाँ भी जानिए, और इसमें कुछ कमियां भी हैं उसके बारे में भी जानिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।